गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम कल जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता है कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, परंतु यहाँ पे संघीय व्यवस्था पूर्ण रूपेण संघीय व्यवस्था नहीं है अमेरिका की तरह वाली। जबकि हमारे यहाँ पे पूर्ण रूपेण संघीय व्यवस्था न होने के कारण हमारे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मक जो लक्षण है वो भी दिखाई देते हैं। जो एकात्मक जो लक्षण है वो हमारी संघीय व्यवस्था के होते हुए भी एकात्मक लक्षण की ओर हमारी संघीय व्यवस्था इशारा कर रही है। किस प्रकार से इशारा कर रही है कि हमारी संघीय व्यवस्था के अंदर एकात्मक तत्व के कुछ तत्व हैं, जैसे एक संविधान है, जबकि संघात्मक व्यवस्था के अंदर तो दोहरे संविधान की व्यवस्था भी पाई जाती है। जैसे अमेरिका के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये संघीय व्यवस्था वाले देश है। भारत भी संघीय व्यवस्था वाला ही देश है, परंतु भारत के अंदर पूर्ण रूपेण संघीय व्यवस्था नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पे एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। एकात्मक तत्वों में जैसे एक संविधान है, एक संविधान की अभी हमने चर्चा की थी कि अमेरिका जैसे देश के अंदर राज्यों का अपना संविधान होता है, केंद्र का अपना संविधान होता है। जबकि हमारे यहाँ पर जो संविधान की जो व्यवस्था है, चाहे राज्य है चाहे केंद्र है, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये भी केंद्र के पक्ष में जाती हुई बात या विशेषता दिखाई दे रही है, इसलिए केंद्र की ओर इशारा करने वाली विशेषता मान सकते हैं हमें एक संविधान को। दूसरी थी हमने जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी वो थी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पक्ष में दी गई है। जो 3 सूचियों के अंदर जो विषय नहीं होते हैं उन और कोई नया विषय निकल करके आता है उसको हम अवशिष्ट शक्ति के तौर पे हम देख सकते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर जो निर्णय लेने का और उनके ऊपर जो भी बातचीत जो भी समाधान करने का जो जिसके पक्ष में होता है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों को इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विशेष कोई शक्ति नहीं दी है। जबकि इसी प्रकार से अगली जो एकात्मक की ओर इशारा करने वाली जो विशेषता आती है हमारे संघीय व्यवस्था के अंदर वो है संविधान संशोधन। तो यहाँ पर संविधान संशोधन के अंदर भी राज्यों को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि केंद्र को मजबूत बनाया गया है कि जिसके अंदर साधारण जो हमारी संसद है साधारण बहुमत से भी संविधान के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर साधारण बहुमत से संसद जो संशोधन कर सकती है। और राज्यों के विधानमंडल का कोई विशेष अधिकार, राज्यों के जो विधानमंडल उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से हमारे जो शक्तियों का जो विभाजन रखा गया है उसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी कि जो शक्तियों का विभाजन है उसके अंदर यहाँ पर राज्यों को मजबूत नहीं बनाया जाकर के केंद्र के पक्ष में रखा गया है शक्तियों का विभाजन। क्योंकि हमारे यहाँ पर शक्तियों के रूप में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। ये 3 सूचियां हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, ये 3 सूचियों की व्यवस्था। तो ये शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे राज्य सूची के अंदर केवल राज्य को पावरफुल बनाया गया है, जबकि संघ सूची में केंद्र सरकार को बनाया गया है। समवर्ती सूची के अंदर भी केंद्र सरकार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो समवर्ती सूची है उसके अंदर कई बार क्या होते हैं ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं या कोई कानून या जो विषय है उसके ऊपर निर्णय लेने की क्षमता होती है। परंतु यहाँ पर कोई विवाद हो जाता है केंद्र में और राज्यों में, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि केंद्र के निर्णय को अंतिम स्वीकृति दी जाती है। केंद्र को मजबूत बनाया गया है, उसी की बात को स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये संघात्मक की ओर इशारा नहीं करते हुए हमारे यहाँ एकात्मक की ओर इशारा करने वाली विशेषता प्रतीत होती है। फिर हमारे आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जो संघात्मक व्यवस्था के अंदर राज्यों को पावरफुल बनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक की इशारा इसलिए करती है कि आपातकाल के अंदर आपातकाल वो होता है संकट काल, जिसके अंतर्गत देश के अंदर कोई विशेष विकट जो संकट आ जाए देश के ऊपर या कोई ऐसी विपदा आ जाए देश के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को विशेष जो मजबूत नहीं बनाया जा करके या शक्तिशाली नहीं बनाया जा करके यहाँ पर भी केंद्र को ही मजबूत बनाया गया है। और इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी आपातकालीन शक्तियों के अंदर हमारे संविधान के अंदर 3 अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। खास तौर से वह 352, 356 और 360। 352 के अंदर जो यदि हमने चर्चा की थी कि युद्ध हो जाए किसी देश से या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए
या कोई भारी संकट आ जाए देश के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, पूरे देश के अंदर भी कर सकते हैं, और जिस क्षेत्र के अंदर ऐसी संकट पैदा हुआ है उस क्षेत्र विशेष के ऊपर भी राष्ट्रपति का शासन संचालन किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे कि जो 352 के बाद में 356 के अंतर्गत भी यदि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था खराब हो गई है या संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राज्यपाल की अनुशंसा के ऊपर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को निरस्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसी प्रकार से 360 के अंतर्गत भी यही बात दोहराई गई है कि यहाँ पर भी राज्य सरकारों को कमजोर किया गया है और केंद्र सरकार को मजबूत किया गया है कि संपूर्ण देश के अंदर कोई वित्तीय संकट पैदा हो जाए या फिर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर यह ऐसी समस्या वित्तीय संकट की आ जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति महोदय जो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार से 360 के अंदर बात कही गई है। तो इन तीनों बातों से हमारे को 52, 56 और तीनों अनुच्छेद 60 से यही चीज हमारे सामने निकल करके आती है कि यहाँ पर जो राज्यों को मजबूत नहीं बनाया जाकर के केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये भी हमारे एकात्मक की ओर जो इशारा कर रही है। अब बात आती है हमारी अगली विशेषता की, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। जो अगली विशेषता है हमारी, जो आज छठे बिंदु से पढ़ेंगे हम, कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। ये भी हमारी एकात्मक की ओर इशारा करने वाली जो व्यवस्था है या विशेषता है हमारे संविधान के अंदर दिखाई पड़ती है। किस प्रकार से कि राज्यों का जो सदन किसको माना गया है, राज्यों का प्रतिनिधि सदन किसको माना गया, राज्यसभा। परंतु यहां पे असमान प्रतिनिधित्व, समान नहीं असमान प्रतिनिधित्व। किस प्रकार से, जैसे संघीय व्यवस्था वाले देश अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों के अंदर वहां पर क्या किया गया है, जो अमेरिका के अंदर 50 राज्यों से मिलकर के अमेरिका बना है। प्रारंभिक तौर पे 13 राज्यों का था, परंतु आज उनकी स्थिति यह है वहां 50 राज्यों को एक जगह मिलाकर के अमेरिका का निर्माण हुआ है। और उन 50 राज्यों को वहां पे 2 सदन है अमेरिका के अंदर। कितने सदन है वहां पर अमेरिका की, जो हम जैसे यहाँ पर हम चर्चा करें कि जैसे हमारे यहाँ संसद है, अमेरिका के अंदर कांग्रेस है, हम संसद है और अमेरिका में क्या है, संसद है। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है, 2 सदन के अंदर है कौन कौन से हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा सदन है हमारे लोकसभा। इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी 2 ही सदन है। कांग्रेस जिसको कहा जाता है वहां के संसद को, उसके अंदर है एक सदन है सीनेट और दूसरा है प्रतिनिधि सभा। इस प्रकार से वहां पर भी जो संसद है उसके 2 सदन है। परंतु देखिए हमारे यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन कौन सा है, राज्यसभा। अमेरिका में कौन सा है, सीनेट। अमेरिका के अंदर सीनेट है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा है। हम जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं उनमें राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है। संघीय व्यवस्था के अंदर क्या पाया जाता है कि जैसे अमेरिका के अंदर संघीय व्यवस्था है, भारत में भी संघीय व्यवस्था है, परंतु यहाँ चेंजमेंट है, यहाँ बदलाव दिखाई देता है हमारे को। किस प्रकार से बदलाव दिखाई देता है कि अमेरिका के अंदर जो सीनेट है, जो राज्यों का सदन माना गया है, उसके अंदर अमेरिका की जो प्रत्येक जो राज्य है, अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, उन प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। कितने प्रतिनिधि, 2। इस प्रकार से वहां पर सीनेट की कुल सदस्य कितनी संख्या हो गई, मैंने बताया अभी 50 राज्य है, एक राज्य से कितने भेजे जाएंगे, 2। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर इस प्रकार से टोटल कितनी सदस्य संख्या हो गई सीनेट की, जो सदस्य संख्या हो गई
50 राज्य और 2 प्रत्येक से आएंगे। इस प्रकार से 100 सदस्य संख्या होगी। वहां पे सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है? 100। ये सदस्य संख्या हो गई। जबकि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परंतु यहाँ समान ने देकर के राज्यों को, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, न कि समानता के आधार पे। यहाँ पे किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। चाहे राज्य छोटा है, चाहे राज्य बड़ा है, उससे उसके क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है। जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, उसका राज्यसभा के अंदर उतना ही ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा उसकी। जिस प्रकार से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो इसलिए वहां से सबसे ज्यादा राज्यसभा के अंदर सदस्य पहुंचते हैं। जबकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या में तो शायद 8वें नंबर पे एक इस प्रकार से है। परंतु यहाँ पर जो बात करते हैं अपन, क्षेत्रफल में तो राजस्थान बड़ा है, परंतु राजस्थान से केवल और केवल जो राज्यसभा में सदस्य पहुंचते हैं, वो कितने सदस्य पहुंचते हैं? केवल और केवल 10 सदस्य। कितने सदस्य जाते हैं? 10। तो जबकि जाने चाहिए राजस्थान से ज्यादा, परंतु यहाँ पे क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या कम है, इस कारण से राजस्थान से 10 जाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहां से ज्यादा संख्या जाती है राज्यसभा के अंदर। इस प्रकार से संघीय व्यवस्था के अंदर समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था अपनाते हुए भी हमारे यहाँ पर राज्यों का जो सदन है, राज्यसभा, उसके अंदर समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई है। अब बात करते हैं अपन इस प्रकार से, ये राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ये भी हमारे किसकी ओर इशारा कर रही है? एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। अगला हमारे सामने जो बिंदु आता है, जो एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करने वाला है, जो हम भारतीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करने वाला जो अगला नेक्स्ट जो हमारा बिंदु आता है हमारे सामने, वो है कि एकल नागरिकता। वो है एकल नागरिकता, 7वां बिंदु, जो एकात्मक की ओर इशारा करता है भारतीय संविधान की विशेषताओं में, संघीय व्यवस्था की ओर न करके, और जो हमारे को एकात्मक लक्षण दिखाई देता है हमारे संविधान के अंदर, वो है आपका अगला बिंदु कि एकल नागरिकता। 7वां जो बिंदु है आपका, वह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। तो देखिए, संघीय व्यवस्था हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर जबकि संघीय व्यवस्था की विशेषता ये होती है कि जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके अंदर संघीय व्यवस्था है। तो जैसे अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो हमारे भी संघीय व्यवस्था, हमारी भी दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे दोहरी नागरिकता को न अपना करके और एकात्मक की ओर इशारा करते हुए हमारे यहाँ पे नागरिकता का कैसा रूप अपनाया गया है? इक्कैरी नागरिकता। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता, कि यहां पर केवल एक नागरिकता है और उस नागरिकता का नाम क्या है? हम भारतीय, केवल भारतीय। नेशनलिटी क्या है हमारी? इंडियन। क्या है? इंडियन। इकहरी नागरिक, इकहरी नागरिकता में यह है कि हम भारतीय। जबकि अमेरिका के अंदर जैसे मान लो वहां पे जितने राज्य हैं, उन राज्यों की भी नागरिकता मिली हुई है, और साथ ही साथ के अंदर उस अमेरिका के अलग नागरिकता, अमेरिका की अलग नागरिकता। जैसे हम उदाहरणतः कह सकते हैं, राजस्थान है, भारत का एक है, ये भारत की एक इकाई है, राज्य है, तो राजस्थानी की नागरिकता हो गई और दूसरी होगी हम भारतीय नागरिकता। ये तो हो गई दोहरी नागरिकता का रूप। जबकि यहाँ पे राजस्थान को इस प्रकार की कोई नागरिकता प्राप्त नहीं है, केवल राजस्थान का है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे कहीं का भी हो वो। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में कहीं का भी हो, उसको केवल और केवल, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उसके सामने केवल नागरिकता का ऑप्शन एक ही है। और वो ऑप्शन कौन सा है नागरिकता के संदर्भ के अंदर? कि वो भारतीय है। अमेरिका की तरह नहीं है कि राज्यों की अपनी अलग अलग नागरिकता है, देश की अलग या संघ की अलग नागरिकता है। तो इस प्रकार से दोहरी नागरिकता वो होती है दोहरी। दोहरी का मतलब दो, क्या होता है? दो। दो किस प्रकार से? एक तो दो के अंदर साधारण बता सकते हैं, एक तो होगी संघ की नागरिकता, संघ की होगी, दूसरी होगी जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य की नागरिकता। इस प्रकार से ये दो, संघ की और राज्य की। हमारे यहाँ पे न तो राज्यों की स्पेशल, केवल हमारे यहाँ पे एक ही नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? वो है भारतीय, केवल हम भारतीय। राज्यों के लिए अलग से कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान के अंदर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था को अपनाते हुए भी हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? एकात्मक नागरिकता की ओर। ये किसको मजबूत कर रही है? केंद्र को। तो ये भी एकात्मक का लक्षण हमारी संघीय व्यवस्था के अंदर पाया जाता है। अगला जो बिंदु आता है हमारा एक नागरिकता के बाद में आता है हमारा कि नेक्स्ट है प्रारंभिक बातों में एक रूपता। अगला है जो प्रारंभिक बातों में एक रूपता। प्रारंभिक बातों में एक रूपता, यह हमारी अगली विशेषता है। प्रारंभिक बातों में एक रूपता। कुछ ऐसी बातें हमारे संविधान के अंदर जिनके अंदर हमारे को एक रूपता दिखाई देती है, जिसके अंदर एक रूपता में कैसे केंद्र को मजबूत बनाया गया है। किस प्रकार से बनाया गया है? जैसे हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे न्यायिक व्यवस्था के अंदर ही देख लो आप कि हमारी कई नागरिक एकल न्यायिक प्रणाली अपनाई गई है। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर देखिए जो भी कानून है, जैसे दीवानी कानून या फौजदारी जो मामले दीवानी है, फौजदारी मामले हैं, उनके अंदर भी हमारे एक तरफ ही इशारा कर रही है कि उनके अंदर भी समस्त देश के लिए चाहे दीवानी है और चाहे कानूनी मुद्दे, सारे देश के अंदर दीवानी और कानूनी जो मुद्दे हैं पूरे देश के लिए एक ही होंगे। राज्यों के लिए अलग से कोई दीवानी मामला नहीं होगा और नहीं केंद्र के लिए अलग से कोई दीवानी मामला होगा। समस्त देश के लिए दीवानी और जो फौजदारी है जो मामले वो एक ही होंगे। तो ये भी एकात्मक की ओर इशारा कर रहा है। इसी प्रकार से पूरे देश के लिए जैसे एक ही चुनाव आयोग है, एक ही चुनाव आयोग का होना, यह भी एकात्मक की ओर इशारा कर रहा है। इसी के प्रकार से मैंने बताया था कि समस्त देश के लिए, समस्त देश के लिए, सारे देश के लिए, समस्त देश के लिए दीवानी और दूसरा है फौजदारी कानून एक ही है, ये भी एक ही है। दीवानी फौजदारी एक ही चुनाव आयोग है। इसी प्रकार से हमारे सामने जो अखिल भारतीय जो सेवाएं, तीसरा बिंदु आता है अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो भी संपूर्ण देश के लिए एक ही है। किस प्रकार से? जैसे राज्यों का जो शासन संचालन करने की जो प्रक्रिया है, राज्यों के अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो राज्यों का विशेष तौर से जो शासन संचालन में मेन भूमिका निभाते हैं, वो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं या सदस्य होते हैं। तो वो उनको कौन भेजता है? केंद्र सरकार भेजती है, केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं वो। जबकि संचालन की कौन सी सरकारों के अंतर्गत करते हैं? वो राज्य सरकारों के अंदर अपना योगदान देते हैं, शासन संचालन में मेन भूमिका निभाते हैं। तो वो संपूर्ण देश के लिए एक है। यहाँ पर भी हमारे को एकात्मक इशारा कर रहा है। हमारा जो संघीय व्यवस्था होता है भी एकात्मक की ओर हमारे को जाता हुआ हमारा संविधान प्रतीत होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें जिसके अंतर्गत केंद्र को मजबूत बनाया गया है, संपूर्ण देश की एक रूपता हमारे को एक बनाया गया दिखाई पड़ता है। अगली जो विशेषता आपके सामने जो निकल करके आती है, जो एकात्मक की ओर इशारा करती हुई प्रतीत होती है, वो उस विशेषता का अगली विशेषता है आपकी एकल संगठित न्याय व्यवस्था। एकल संगठित न्याय व्यवस्था। एकल संगठित न्याय व्यवस्था यह आपकी अगली
8वीं विशेषता हो जाएगी कि यहाँ पे तो जो न्याय की जो व्यवस्था है वो एक व्यवस्था है, एकल संगठित जिसको कहते हैं हम, कि न्याय के मामले में सर्वोच्च से जो सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ है यो है, जैसे शीर्ष है, ये शीर्ष के ऊपर जो बैठा हुआ है वो न्यायालय उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हो गया। उच्चतम न्यायालय के बाद में आते हैं उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के नीचे आते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय, जो इनके अधीनस्थ जो न्यायालय हो गए। इसके बाद में आ गए आपके जो भी जिले वाले, जो भी निम्न न्यायालय, जो भी ये सारे। तो सबसे शीर्ष पे कौन है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय, वो निर्णय क्या होंगे? जो निम्न न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो नीचे के जो न्यायालय, इन न्यायालयों के ऊपर लागू होंगे। ये इनके निर्णय इनके के ऊपर लागू होंगे। सर्वश्रेष्ठता किसकी सिद्ध होती है? यहाँ पे उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय क्या है? संपूर्ण देश के लिए एक ही है। भारत के अंदर केवल उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, दिल्ली के अंदर एक ही है। उसके निर्णय जो है वो निम्न न्यायालयों के लिए मान्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय, उसके निर्णय सबके जो निम्न न्यायालय है, चाहे उच्च न्यायालय, चाहे अधीनस्थ न्यायालय, चाहे जो भी जिला न्यायालय, चाहे सेशन न्यायालय, उनके ऊपर लागू होंगे, वो उसके अधीन माने जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे एकल संगठित न्याय व्यवस्था हमारे को दिखाई पड़ती है। अलग अलग न्यायालयों को पावरफुल या नहीं बनाया जा करके यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था ही हमारे सामने निकल करके आती है। यदि किसी भी मुद्दे को लेकर के कई बार, जैसे मान लो जैसे दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में, या फिर जो सेशन न्यायालय और राज्य न्यायालयों के बीच में किसी बात को, तो उनका अंतिम जो स्रोत है न्यायालय का वो है उच्चतम न्यायालय, उसके निर्णय लागू होंगे। अगली जो विशेषता आती है, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। जो राज्य है हमारे यहाँ पर, उनको पृथक होने का अधिकार नहीं है। नवी जो एकीकृत, जो एकल या एकात्मक जो लक्षण हमारी संघीय व्यवस्था के अंदर जो पाया जाता है, वो है हमारा राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। राज्यों को पृथक, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। देखो, अमेरिका जैसे देश के अंदर सब राज्यों के मध्य एक समझौता हुआ है, जो भी 50 राज्य, और समझौते के दौरान अमेरिका का निर्माण। परंतु हमारे यहाँ पर राज्यों को भारत से अलग होने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद यहाँ पे मजबूत बनाई गई है। संसद को इतना पावरफुल बनाया गया है कि वो अपने साधारण बहुमत से भी क्या कर सकती है? किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 7 के अंदर, अनुच्छेद जो 7 है उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। यहाँ पे राज्यों को पावरफुल माना नहीं गया है, राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर भी केंद्र हमारे को मजबूत होता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। तो ये भी किसकी ओर इशारा कर रहा है? एकात्मक लक्षण की ओर इशारा कर रहा है। अगला आपका बिंदु आता है, जो 10वां बिंदु है, जो एकात्मक की ओर इशारा करने वाली जो व्यवस्था हमारी संघीय व्यवस्था में है, वो है सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। इसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके कि अनुच्छेद
साथ के अंदर सीमाओं में यदि कई बार परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमारे को किसी भी राज्य की अनुमति आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसद अपनी इच्छा के अनुसार किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। और अगला आपका जो बिंदु आता है 11वें नंबर का आता है कि लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। तो लोक सेवाएं जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, चाहे राज्य में और चाहे केंद्र में, राज्यों के अंदर भी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनको हम कहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो जिसको हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं, राज्यों की व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, वो भी सिविल सेवाओं, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा ही चुन करके भेजे जाते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्र सरकार के, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के जो अधिकारी केंद्र सरकार चाहे उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं, जो अखिल सेवाओं के सदस्य उनकी नियुक्ति का कार्य भी केंद्र सरकार का होता है, परंतु जो जिस राज्य में उनकी नियुक्ति होती है वो उस राज्य की सरकारों का संचालन करते हैं, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। और वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये भी एकल लक्षण की ओर जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो सरकारें राज्यों की है परंतु वहां पे काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो किनके प्रतिनिधि हैं, केंद्र सरकारों के। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भी बात हमारे सामने स्पष्ट तौर पे आती है कि यहाँ पे किसके प्रतिनिधि हुए, केंद्र सरकार के, परंतु कार्य किसमें कर रहे हैं, राज्य सरकारों में। ऐसी स्थिति के अंदर स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है। अब बात आती है इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो एकात्मक लक्षण के जो जितने भी जो लक्षण है हमारे सामने निकल करके आए, एक संविधान अवशिष्ट शक्तियां, संविधान संशोधन का हुआ, चाहे शक्तियों का विभाजन हुआ, चाहे राज्यसभा में राज्यों का जो असमान प्रतिनिधित्व है, एकल नागरिकता से संबंधित कोई मुद्दा आया है, इन सब के अंदर चाहे प्रारंभिक बातों में एक रूपता है, सारी की सारी विशेषताएं हमारे को जो राज्यों की तरफ मजबूत न होती हुई दिखाई दे करके बल्कि केंद्र को मजबूत करने वाली विशेषताएं हमारे सामने प्रतीत हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूपेण संघात्मक न होकर के और हमारे को एकात्मकता की या केंद्र की ओर जो मजबूत करने वाली व्यवस्था की ओर इशारा करता है। इसके साथ में आपका जो ये टॉपिक था एकात्मक लक्षण, भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के अंदर जो एकात्मक लक्षण के अंदर जो केंद्र को मजबूत बनाया गया था उसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।